हाय एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, सेफ़ होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। दिस इज़ रुचिका एंड वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम कंटिन्यू करेंगे चैप्टर नंबर 6 ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, दैट इज़ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। और इसमें मैं ऑलरेडी 2 वीडियोस कवर कर चुकी हूँ, जिसमें सबसे पहले हमने पढ़ा कि भाई प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होता क्या है और इसका फॉर्मूला क्या है। एक परसेंटेज चेंज मेथड होता है, बहुत सारे मेथड्स होते हैं पर आपके अभी सिलेबस में सिर्फ एक मेथड है इलास्टिसिटी कैलकुलेट करने का, वो है आपका परसेंटेज चेंज मेथड। तो वो क्या होता है, कैसे उसका फॉर्मूला डेराइव करते हैं, सारी चीज़ें मैंने बताई थी। फिर सेकंड वीडियो में हमने पढ़ा कि आपका जो परसेंटेज चेंज मेथड है, इसमें कोई 2 क्वेश्चंस होते हैं, यानी कि आपका नेगेटिव साइन क्यों लगाना है और हमको परसेंटेज चेंज क्यों लेना है। तो ये सब हमने पढ़ा। साथ ही साथ स्लोप ऑफ डिमांड कर्व और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ये 2 मतलब मेन टॉपिक्स हैं जिनके बीच में यूजुअली कंफ्यूजन होता है और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। तो इसके बीच के डिफरेंसेस मैंने पढ़ाए थे, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। ये सब चीज़ें नहीं देखी है तो प्लीज़ जा करके देख लेना। आई बटन पर क्लिक करके आपको पूरा प्लेलिस्ट मिलेगा, उसमें सारे चैप्टर्स के सारे वीडियोस हैं, तो आप सब कुछ देख सकते हो, सब पढ़ सकते हो, राइट। अब आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे एक नया टॉपिक जो कि है आपका डिस्टिंक्ट सिचुएशंस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब जो हमने प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ा, उसके ना अलग अलग सिचुएशंस होते हैं, यानी कि जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है किस सिचुएशन में कैसी होगी, किस रेंज में होगी, ये सब चीज़ें हम पढ़ेंगे। अब इसके लिए देखो 2 पॉइंट समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। सबसे पहला कि जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो क्या करता है, हमको बताता है कि क्वांटिटी डिमांडेड में कितना परसेंटेज चेंज आएगा अगर प्राइस में एक सर्टेन परसेंटेज चेंज आ रहा है। तो यानी कि प्राइस में कुल मिला के चेंज से क्वांटिटी में कितना चेंज आएगा, ये हमको बताती है आपका प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, राइट। अब दूसरा पॉइंट जो समझने का है वो ये है कि मैंने आपको बताया था इलास्टिसिटी का मतलब क्या है। अगर किसी कमोडिटी की इलास्टिसिटी मान लो 3 आई है, ठीक है, और किसी का दूसरी कमोडिटी की आई है 5, तो इनमें से इलास्टिसिटी किसकी ज़्यादा होगी, जिसकी 5 आई है वैल्यू ज़्यादा है और 3 वाले की कम होगी ऑब्वियसली। पर इलास्टिसिटी कम या ज़्यादा होने का मतलब क्या होता है, कम और ज़्यादा होने का मतलब ये होता है जिसकी ज़्यादा है, जिसकी 5 थी, उसका मतलब ये है कि अगर उसके प्राइस में थोड़ा सा भी चेंज होगा ना तो उसकी डिमांड में ज़्यादा चेंज आएगा। और जिसकी इलास्टिसिटी कम है उसका मतलब है कि अगर उसके प्राइस में थोड़ा सा चेंज आएगा तो उसकी क्वांटिटी में कम चेंज आएगा। यानी कि जितनी ज़्यादा इलास्टिसिटी उतना ज़्यादा क्वांटिटी में चेंज, थोड़ा सा प्राइस चेंज होने पर उतना ही क्वांटिटी में चेंज आएगा जितनी ज़्यादा इलास्टिसिटी होगी। तो जैसे आप समझ सकते हो, कोई चीज़ होती है, कोई कपड़ा होता है, अगर वो बहुत ज़्यादा खींच रहा है, स्ट्रेचेबल है, मान लो मैं तो पतली हुई, आपको दिख रहा है, तो मुझे भी आ गया और मेरे जैसे 4 और लड़कियाँ आ जाए उसमें, तो वो और स्ट्रेच हो जाएगा, आराम से फिट हो जाएगा उसको। तो यानी कि जितना ज़्यादा स्ट्रेचेबल है उसकी इलास्टिक इतनी अच्छी है, वो ज़्यादा इलास्टिक है, और ज़्यादा इलास्टिक है मतलब उसके साइज़ में ज़्यादा चेंज आ रहा है। तो जितनी ज़्यादा इलास्टिसिटी उतना ही ज़्यादा क्वांटिटी में चेंज। तो ये 2 पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, उसी के बेसिस पर हम आज का वीडियो या आज का टॉपिक पढ़ेंगे और बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसीलिए ध्यान से पढ़ना और सारी चीज़ें समझ के चलना, राइट। अब मैंने बताया कि हमको पढ़ना है डिफरेंट सिचुएशंस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो बेसिकली 3 सिचुएशंस होती हैं, तीनों को हम यहाँ पे समझेंगे। सबसे पहले तो मैं आपका ये डिवीज़न कर लेती हूँ, 3 सिचुएशंस हैं, ठीक है। तीनों पे सबसे पहले मैं ग्राफ बना देती हूँ, ग्राफ से अच्छे से समझ आएगा आपको क्या क्या चीज़ें क्या है। ये सारी चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है। यहाँ पे ये है आपका डिमांड कर्व, ये है आपका डिमांड कर्व, ये है आपका डिमांड कर्व। तो ये देखो 3 डिमांड कर्व्स हैं, राइट। एक आपको ऐसा दिख रहा है, कैसा दिख रहा है, कैसा दिख रहा है। यहाँ पे ऑब्वियसली सब जगह वाई एक्सिस पे प्राइस है, यहाँ प्राइस है, यहाँ प्राइस है, और एक्स एक्सिस पे सब पे क्वांटिटी है, ठीक है, ये समझ लेना। अब ये हमारी जो पहली वाली सिचुएशन है, यहाँ पे आपको क्या नज़र आ रहा है, आपका जो डिमांड कर्व है, डिमांड कर्व की मैं बात कर रही हूँ, ये क्या है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। पहले तो हम सिर्फ डिमांड कर्व की बात करते हैं। यहाँ पे डिमांड कर्व कैसा है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, और आपका क्या है, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन। एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस है आपका क्या, डिमांड कर्व। 2 पॉइंट्स समझ आ गए। यहाँ पे जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है
इस वाले केस में जब आपका डिमांड कर्व पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा, हॉरिजॉन्टल होगा, उस केस में आपकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगी, इनफाइनाइट होगी। ये याद रखना है, मैं अभी समझाती हूँ सारी चीज़ें, डोंट वरी। अब ये इनफाइनाइट है, इसका मतलब क्या है कि अ स्लाइटेस्ट चेंज इन प्राइस will lead to a huge change in quantity demanded। ये चीज़ आपको याद रखनी है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड अगर इनफाइनाइट है तो इसका मतलब क्या है कि थोड़ा सा प्राइस में चेंज हुआ ना तो क्वांटिटी डिमांडेड में ज़्यादा चेंज हो जाएगा। अब ये कैसे, जिसको जस्ट अभी मैंने समझाया था, इलास्टिसिटी का मतलब क्या है, जितनी ज़्यादा इलास्टिसिटी और उतना ज़्यादा ही डिमांड में चेंज, यही तो मैंने बताया था। इसी तरह इलास्टिसिटी यहाँ पे क्या है, इनफाइनाइट है, मतलब पता ही नहीं है कितनी है, इन्फिनिटी तक चले जाओ तो यानी कि डिमांड में बहुत ज़्यादा चेंज आ जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पे देखो ग्राफ जो है इस पर समझ आ रहा है, यहाँ पे क्या है, हमारा ये प्राइस है, ठीक है। जब प्राइस इतना है, लेट अस सपोज ये प्राइस है आपका 4 रुपये, ठीक है। 4 रुपये पे भी आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे ये क्वांटिटी है 10 खरीद रहे हो। प्राइस 4 रुपये ही है फिर भी आप क्या कर रहे हो, 20 क्वांटिटी भी खरीद रहे हो। प्राइस 4 ही है फिर भी आप 30 भी खरीद रहे हो। प्राइस 4 ही है आपका फिर भी 40 खरीद रहे हो। और प्राइस थोड़ा सा भी चेंज हुआ तो क्वांटिटी में बहुत ज़्यादा चेंज होगा, यानी कि प्राइस में थोड़ा सा चेंज होने पर क्वांटिटी में बहुत चेंज आता है। प्राइस थोड़ा सा बढ़ा तो क्वांटिटी एकदम कम हो जाएगी, और प्राइस थोड़ा सा डिक्रीज हुआ तो क्वांटिटी एकदम से बढ़ जाएगी। समझ रहे हो? तो यहाँ पे क्या होगा, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इनफाइनाइट होती है और आपका थोड़ा सा चेंज इन प्राइस, इसको मैं थोड़ा अलग कलर से लिख देती हूँ जिससे याद रहेगा। थोड़ा सा चेंज, स्लाइटेस्ट चेंज इन प्राइस विल लीड टू अ ह्यूज चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड। इस अब फटाफट से याद करो, 4 पॉइंट्स याद करने हैं। डिमांड कर्व कैसा होता है, हॉरिजॉन्टल होता है, एक्स एक्सिस से हॉरिजॉन्टल होता है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है। ईडी क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। इनफाइनाइट का मतलब थोड़ा सा प्राइस में चेंज से ज़्यादा चेंज आ जाएगा क्वांटिटी डिमांडेड में। अब इसको ना मैं याद करने का तरीका समझा देती हूँ। ईडी इनफाइनाइट है, ये आया कैसे, हमें कैसे पता चला कि ईडी इनफाइनाइट है, ये भी समझ लो। यहाँ पे देखो हुआ क्या है, इसको अगर आपको याद हो, स्लोप हम कैसे निकालते हैं, स्लोप कैसे निकालेंगे। डिमांड कर्व का स्लोप सबको पता है, डिमांड कर्व का स्लोप क्या होता है, माइनस डेल्टा पी अपॉन डेल्टा क्यू, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, प्राइस में कुछ चेंज हो रहा है क्या, भाई नहीं, प्राइस में तो कुछ चेंज ही नहीं हुआ तो ज़ीरो। क्वांटिटी में कितना भी चेंज हो रहा हो हमें उससे कोई मतलब नहीं है। जब ऊपर वाली वैल्यू ही ज़ीरो हो गई तो पूरा मतलब फ्रैक्शन ही ज़ीरो हो जाएगा, यानी कि हमारा स्लोप क्या आया, यहाँ पे स्लोप हमारा आ गया ज़ीरो। अब स्लोप से हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड भी निकाल सकते हैं, ये मैंने लास्ट वीडियो में बताया था। उसका क्या फॉर्मूला होता है, 1 अपॉन स्लोप इंटू पी अपॉन क्यू, ठीक है। अब यहाँ पे हमें पी और क्यू की भी ज़रूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि हमारे पास स्लोप है। स्लोप की वैल्यू क्या है, 1 अपॉन 0 इंटू पी अपॉन क्यू। तो जब ऊपर 0 होता है न्यूमरेटर में तब तो पूरा फ्रैक्शन 0 हो जाता है, पर जब डिनोमिनेटर में 0 होता है उसका मतलब होता है पूरा फ्रैक्शन इनफाइनाइट हो जाएगा, यानी कि नीचे 0 हो तो पूरा फ्रैक्शन इन्फिनिटी। तो इसीलिए ईडी की वैल्यू आपकी क्या आ गई, इन्फिनिटी। आई होप क्लियर होगा। तो इसीलिए हमने यहाँ पे पढ़ा कि जो अगर प्राइस में थोड़ा सा चेंज आता है तो क्वांटिटी डिमांडेड में बहुत ज़्यादा इनफाइनाइट चेंज आ सकता है। तो ये था आपका फर्स्ट सिचुएशन जहाँ पर आपका क्या होता है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इनफाइनाइट होती है, राइट। अब आती है आपकी सेकंड सिचुएशन। सेकंड सिचुएशन में देखो क्या क्या कहानी है। जैसे हमने यहाँ पे लिखे हैं ना पॉइंट्स, सिमिलरली हम यहाँ पे लिख लेंगे। ये है आपका डिमांड कर्व, ठीक है। यहाँ पे आपका डिमांड कर्व कैसा है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस तो नहीं है, पैरेलल टू वाई एक्सिस के पैरेलल है, ठीक है। और यहाँ पर कैसा है, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन थी, यहाँ पे क्या है, वर्टिकल स्ट्रेट लाइन। ये 2 पॉइंट्स तो इजी थे, राइट। अब यहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगी, यहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इन्फिनिटी थी तो यहाँ पे हो जाएगी 0। अब 0 का मतलब क्या है, इन्फिनिटी का मतलब तो ये था कि क्वांटिटी डिमांडेड में बहुत चेंज आएगा। 0 का मतलब क्या हो गया, बिल्कुल ऑपोजिट आ गए, हम तो नीचे उतर गए, यानी कि ज़रा भी चेंज नहीं होगा, ठीक है। इलास्टिसिटी है ही नहीं, वो ये कपड़ा खींच ही नहीं सकता, उसके साइन में चेंज ही नहीं आएगा। तो यानी कि इलास्टिसिटी जब 0 है तो डिमांड में चेंज ही नहीं आएगा। तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं,
एनी चेंज इन प्राइस, any change in price causes no change in quantity demanded। प्राइस में कितना भी चेंज आ जाए, आपकी क्वांटिटी डिमांडेड में ज़रा भी चेंज नहीं आएगा। ठीक है, इसे यहाँ पर भी देख सकते हो। देखो ये है हमारा प्राइस, ये है हमारी पहले क्वांटिटी फिक्स्ड। ठीक है, हम इतना ख़रीद रहे हैं, ये क्वांटिटी है, पर हमारा प्राइस जब इतना है पी, तब भी हम इतना ख़रीद रहे हैं ओ क्यू। जब हमारा प्राइस थोड़ा बढ़ गया, पी ओ पी 1 हो गया, तब भी हम इतना ख़रीद रहे हैं। प्राइस हमारा और ऊपर चला गया, आसमान छू गया, तब भी हम इतना ही ख़रीद रहे हैं पी 2। फिर हमारा प्राइस नीचे आ गया, ओ पी 3 हो गया, तब भी हम मतलब कुल मिला के प्राइस में कितना भी चेंज आए, एनी चेंज इन प्राइस कॉजेज नो चेंज इन क्वान्टिटी डिमांडेड। इलास्टिसिटी 0 हो जाएगी, यानी कि कोई चेंज ही नहीं आ रहा। और इलास्टिसिटी जब इनफाइनाइट है, यानी कि बहुत चेंज आ रहा है, तो ये हॉरिजॉन्टल होगा। अब इसकी इलास्टिसिटी 0 कैसे आई, जैसे मैंने इसका बताया था इनफाइनाइट कैसे आई, इसी तरह इसका बताते हैं 0 कैसे आई। देखो यहाँ पे अब हम पहले स्लोप निकालते हैं, पहले उसमें भी स्लोप निकाला था, इसमें जब हम स्लोप निकालेंगे तो स्लोप की वैल्यू क्या होती है, आई मीन फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा पी अपॉन डेल्टा क्यू। यहाँ पे प्राइस में तो चेंज आ रहा है, दिख रहा है प्राइस बढ़ता जा रहा है, घटता जा रहा है, तो इसे हम ऐसे ही लिख देंगे डेल्टा क्यू। क्या क्वांटिटी में कोई चेंज आया है, नहीं, तो यानी कि 0 हो गया। और मैंने जस्ट अभी बताया अगर डिनोमिनेटर में 0 होता है तो वो वैल्यू पूरी इनफाइनाइट होती है। तो यहाँ पे स्लोप क्या हो गया, इन्फिनिटी हो गया। अब जब स्लोप इन्फिनिटी हो गया तो यहाँ पे इसका जो फॉर्मूला था ई डी का 1 अपॉन स्लोप इंटू फी अपॉन क्यू, तो स्लोप की जगह अब हम क्या रख देंगे, इनफाइनाइट रख देंगे। अब नीचे जब इनफाइनाइट है तो पूरा फ्रैक्शन 0 हो जाता है, नीचे जब 0 होता है तो पूरा फ्रैक्शन इनफाइनाइट हो जाता है, जैसे इसमें हो गया था। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, पूरा फ्रैक्शन 0, तो ई डी की वैल्यू 0 आ गई, इसीलिए यहाँ पे ई डी की वैल्यू 0 है, क्योंकि स्लोप इनफाइनाइट है। तो समझ आ गया, स्लोप अगर इनफाइनाइट है तो ई डी 0 और स्लोप 0 है तो ई डी इनफाइनाइट। तो ये दोनों ऑलमोस्ट ऑपोजिट है, क्योंकि ये क्या है, देखो आपका यहाँ पे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि एक ऊपर मतलब न्यूमरेटर में एक डिनोमिनेटर में। तो आपको ये याद रखना है कि यहाँ पे इनमें ऑपोजिट चेंज होता है बिल्कुल। ठीक है, स्लोप और आपका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में। तो इतनी सी कहानी आपको याद रखनी है। यहाँ पे आप ये भी नोट कर सकते हो वैसे कि यहाँ पे इस केस में जो स्लोप होगा ना, ये भी एक पॉइंट ऐड कर सकते हो। स्लोप क्या होगा इस डिमांड कर्व का, 0, क्योंकि यहाँ पे ई डी इनफाइनाइट है। इस केस में स्लोप क्या होगा डिमांड कर्व का, ये 0 है तो यहाँ इनफाइनाइट। सिंपल सी बात। ठीक है, अब देखो इन दोनों की अगर मैं बात करूँ तो जो फर्स्ट हमारा केस है ना, उसका कोई प्रैक्टिकल एग्जाम्पल नहीं है, ये सिर्फ किताब में है कि ऐसी एक सिचुएशन होती है। क्या आपको लगता है ऐसी कोई भी चीज़ हुई, कुछ भी चीज़ जिसके प्राइस में थोड़ा सा चेंज होने पर उसकी क्वांटिटी एकदम से 0 हो जाए, एकदम से कम हो जाए, ऐसा हो सकता है क्या, बिल्कुल 0 हो जाए, नहीं, ऐसी कोई चीज़ ही नहीं है। ठीक है, तो इसका कोई प्रैक्टिकल एग्जाम्पल नहीं है। इसका थोड़ा एग्जाम्पल है, क्या हो सकता है, प्राइस में थोड़ा सा भी चेंज है ना तो हम क्वांटिटी कम नहीं करते, और इसका एग्जांपल है पानी, जो हमारे लिए बहुत एसेंशियल है। प्राइस अगर बहुत ज़्यादा भी बढ़ जाता है तो भी हम भाई उसका क्वांटिटी डिमांडेड कम नहीं होएगी। ठीक है, मतलब बहुत कम होगी, बहुत कम चेंज आएगा, या फिर ना के बराबर ही चेंज आता है, चाहे प्राइस कितना भी हो। तो यहाँ पे इसका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल इज़ वाटर, पर इसका कोई एग्जाम्पल नहीं है। अब आता है हमारा थर्ड वाला सिचुएशन, जहाँ पे डिमांड कर आपको कुछ इस शेप का दिख रहा है। ये शेप को हम क्या बोलते हैं, इस शेप को हम कहते हैं, ये जो यहाँ पे डिमांड कर्व है ये क्या है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ठीक है, क्या है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, राइट। ये थोड़ा इंडिफरेंस कर्व वाला शेप है ना, याद आया। तो ये कैसा शेप है, इंडिफरेंस कर्व वाला शेप है, उसको हम बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। अब यहाँ पे होता क्या है, जैसे यहाँ पर क्या था, थोड़ा सा प्राइस में चेंज होने पे बहुत ज़्यादा चेंज आएगा क्वांटिटी डिमांडेड में। यहाँ पे क्या था, प्राइस में कितना भी चेंज हो पर डिमांड में चेंज ही नहीं आ रहा है। यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे क्या होगा, चेंज इन प्राइस इज़ ऑलमोस्ट इक्वल टू चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। दोनों में ऑलमोस्ट सेम सा चेंज आता है। जैसे कि देखो, पहले अगर इसको मैं थोड़ा मिटा देती हूँ, पहले क्या है, मैं इतना मेरा प्राइस है, इतना क्वांटिटी है। ठीक है, अब प्राइस क्या हुआ, इतना बढ़ गया, C1 हो गया, 1 हो गया, तो यहाँ पे क्वांटिटी में देखो ऑलमोस्ट इतना ही चेंज आएगा। तो ये हो गया आपका ऐसे,
और इस तरीके का फिर आपका ये शेप बन जाएगा। तो ये हो गया डिमांड कर्व। तो देखो इतना ही प्राइस बढ़ा, इतना ही क्वांटिटी घटी, तो ऑलमोस्ट सेम चेंज आता है। अब देखो जब ऑलमोस्ट सेम चेंज आ रहा है प्राइस में और क्वांटिटी में, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो 1 होगी, जिसे हम और किस नाम से जानते हैं, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। तो यहाँ पे जो डिमांड कर्व होगा वो यूनिटरी इलास्टिक होगा। यहाँ पे क्या है, डिमांड कर्व। एक और चीज़ जो मैं इम्पॉर्टेंट भूल गई यहाँ पे बताना, यहाँ पे जो डिमांड कर्व है ना वो आपका कैसा है, परफेक्टली इलास्टिक। यहाँ पे जो डिमांड कर्व है वो है परफेक्टली इन इलास्टिक। क्यों, क्योंकि देखो परफेक्टली इलास्टिक मतलब बिल्कुल खूब चेंज आ रहा है, सब मतलब बहुत सारे लोग उसमें फिट हो सकते हैं, ऐसा कोई चीज़ जो कि बिल्कुल इलास्टिक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, खूब सारा चेंज आ रहा है कि नहीं, क्वांटिटी डिमांडेड में ह्यूज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, यानी कि खूब सारी इलास्टिक है, परफेक्टली इलास्टिक हो गया। ये क्या है, इसमें चेंज ही नहीं आ पा रहा क्वांटिटी डिमांडेड में। मेरे लिए जो कपड़ा बना है उसमें सिर्फ मैं आ सकती हूँ और मैं ही फिट हो सकती हूँ, वो खिंच ही नहीं रहा, उसमें चेंज ही नहीं आ रहा, तो वो इन इलास्टिक है, यानी कि परफेक्टली इन इलास्टिक। यहाँ पे क्या आ रहा है, ऑलमोस्ट सेम चेंज आ रहा है प्राइस में भी क्वांटिटी में भी। तो दोनों की अगर जो वैल्यू ऑलमोस्ट सेम है, न्यूमरेटर में भी डिनोमिनेटर में भी, तो दोनों कैंसिल होकर के 1 आएगा। तो यहाँ पे ईडी की वैल्यू 1 होती है और आपकी जो डिमांड होती है यूनिटरी इलास्टिक डिमांड होती है। यहाँ पे परफेक्टली इलास्टिक डिमांड होती है, यहाँ पे परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड होती है। ये सारी चीज़ें आपने याद रखनी है इसके बारे में, और फटाफट से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। यहाँ पे इसके अलावा और कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है नहीं जो आपको याद रखनी है। इसी के साथ आपका ये टॉपिक ख़त्म होता है। पर इसके अलावा और भी चीज़ें हैं जो आपको जानने को ज़रूरी हैं, वो एक बार मैं समझा देती हूँ। अब हम सिंपली समझते हैं कि जो हमारी ईडी की वैल्यू होती है ना वो एक्चुअली डिनोट क्या करती है। ठीक है, तो 3 सिचुएशंस हो सकती हैं। या तो ईडी की वैल्यू 1 होगी, जो जस्ट अभी मैंने बताया, जिसे हम किस नाम से जानते हैं, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। ठीक है, जो हमारी डिमांड होगी वो यूनिटरी इलास्टिक होगी। या तो ईडी की वैल्यू आपकी क्या होगी, 1 से ज़्यादा होगी, या फिर ईडी की वैल्यू 1 से कम होगी, है कि नहीं। 1 होगी, 1 से ज़्यादा होगी, या फिर 1 से कम होगी। अब जब 1 के बराबर है तो यूनिटरी है, और जब 1 से ज़्यादा है तो इसका मतलब आपका क्या है, परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक। और अगर 1 से कम है तो उसका मतलब है परफेक्टली इन इलास्टिक। ठीक है, परफेक्टली इलास्टिक वाले में हमने पढ़ा था कि ईडी की वैल्यू इनफाइनाइट भी हो सकती है, तो वो ऑब्वियसली 1 से ज़्यादा ही है। तो ऐसे याद करके चलोगी, इनफाइनाइट जब होती है तो परफेक्टली इलास्टिक होता है, और 1 से ज़्यादा है, ऑब्वियसली इनफाइनाइट भी 1 से ज़्यादा ही है, तो परफेक्टली इलास्टिक हो जाएगा। अब ईडी लेस देन 1 में हमने पढ़ा था कि 0 हो सकती है एक सिचुएशन, तो 0 1 से कम है, उसमें भी परफेक्टली इन इलास्टिक था, तो इसमें भी परफेक्टली इन इलास्टिक होगा। पर यहाँ पे एक और चीज़ समझने वाली बात है कि ये जो परफेक्ट ईडी की वैल्यू लेस देन 1 है, इसका मतलब क्या है। ईडी की वैल्यू ये जो लेस देन 1 है, इसका सिंपली मतलब ये है कि चेंज आपका परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज़ ग्रेटर देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ठीक है, और आपका ये जो ईडी लेस देन 1 है, इसका मतलब है परसेंटेज चेंज इन quantity demanded is less than percentage change in price। अब इसका मतलब क्या है, देखो इसका भी मतलब मैं समझा देती हूँ। अगर किसी फ्रैक्शन की वैल्यू लेट सपोज 1 से ज़्यादा है, उसका मतलब क्या है कि उसका जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से ज़्यादा है। जैसे कि एग्जाम्पल मैंने लिया, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से ज़्यादा है, तो इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 1 से ज़्यादा आएगा ऑब्वियसली। यानी अगर न्यूमरेटर छोटा हो डिनोमिनेटर से तो 1 से वैल्यू कम आएगी। इसमें क्या है, लेस देन आपका था मोर देन 1, और ये हो जाएगा आपका लेस देन 1, है कि नहीं। अब ये वाला जो एग्जाम्पल है, इसमें अगर मैं उसको फिट करूँ ईडी के फॉर्मूले को, उसमें ऊपर क्या होता है, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा फी होता है ना, डेल्टा क्यू, ठीक है, अपॉन डेल्टा फी। अब डेल्टा क्यू अगर ज़्यादा हो रहा है और डेल्टा फी अगर कम हो रहा है, तो इसकी वैल्यू लेस कम मोर देन 1 आएगी, यानी कि परफेक्टली इलास्टिक। इसी तरह आपका यहाँ पे डेल्टा क्यू और डेल्टा फी, अगर डेल्टा क्यू कम हो रहा है, डेल्टा पी ज़्यादा हो रहा है, यानी कि मोर देन 1 आएगी।
लेस देन 1 आएगी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की वैल्यू, यानी कि परफेक्टली इनइलास्टिक। तो आपको इतनी सी कहानियाँ याद रखनी है कि ईडी अगर ग्रेटर देन 1 है तो चेंज इन क्वांटिटी इज़ ग्रेटर देन चेंज इन प्राइस, ठीक है। और अगर ईडी की वैल्यू लेस देन 1 है तो चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज लेस देन चेंज इन प्राइस। और अगर 1 है तो दोनों में सेम चेंज हो रहा है ऑलमोस्ट। और एक और चीज़ यहाँ पे मेरे को बतानी है कि जो हमने अभी 3 सिचुएशंस पढ़ी थी, डिमांड कर्व्स पढ़े थे 3 तरीके के, उसमें हमने परफेक्टली इलास्टिक देखा, परफेक्टली इनइलास्टिक देखा। तो देखो अगर आपको ऐसा डिमांड कर्व आ जाए, ऐसा, ठीक है, और आपको पूछा है एक ऐसा, एक है हमारे पास D1, एक है हमारे पास D2। D1 और D2 इन दोनों में से कौन सा ज़्यादा इलास्टिक होगा, आपको अब ये बताना है। अब ये कैसे बताओ कि भाई देखो सिंपल सी बात है, मैंने जो बताया था उसमें जो ये वाला था वो परफेक्टली इलास्टिक है। कैसा है? परफेक्टली इलास्टिक। जो ऐसा बताया था वो है परफेक्टली इनइलास्टिक। मतलब एक तरीके से ये समझ लो, अगर ये आपका डिमांड कर्व है परफेक्टली इलास्टिक, अब इसको ऐसे ऐसे करके सीधा करते जाओ तो जितना ये ऐसे होता जाएगा उतना ये इनइलास्टिक होता जाएगा, और ऐसे करके फाइनली इनइलास्टिक हो गया। इसको ऐसे से दूर करते जाओ तो ये इलास्टिक है। यानी कि इसी को अगर मैं ऐसे करके सीधा करती जाऊँ, यहाँ पे ऐसे है ना, तो यूँ करके इन्हें ऐसे करती जाऊँगी, जितना वर्टिकल होता जाएगा उतना इनइलास्टिक होता जाएगा। यहाँ पर अगर इस सिचुएशन में देखूँ तो ये कैसा है, ये ज़्यादा इलास्टिक है। D2 इज़ मोर इलास्टिक दैन D1। क्यों? क्योंकि ये इतना सीधा होता जा रहा है। जितना सीधा होता जाएगा वो ज़्यादा इनइलास्टिक होगा और आपका कम इलास्टिक होगा। समझ रहे हो? और ये वाला क्योंकि इससे तो कम ही है यार, इससे तो मतलब पीछे ही है, एक्स एक्सिस की तरफ है, थोड़ा ऐसा है, तो इसीलिए ये क्या है, ये ज़्यादा इलास्टिक है। यहाँ पे अगर मैं एक और बना दूँ D3, तो सबसे ज़्यादा इलास्टिक कौन सा होगा? D2। उससे कम इलास्टिक कौन सा होगा? D3। और उससे कम होगा D1। यहाँ पे मैं एक और बना दिया D4, तो सबसे ज़्यादा D4 हो जाएगा। समझ रहे हो? यहाँ पे मैं एक और बना दूँ, ये तो ज़्यादा हो गया, एक और बना दिया मैंने D5, तो सबसे कम हो जाएगा आपका D5। तो आपको याद रखना है जितना ज़्यादा ऐसे टेढ़ा होता जाएगा, मतलब हॉरिजॉन्टल होता जाएगा, उतनी ज़्यादा इलास्टिसिटी बढ़ती जाएगी। जितना ज़्यादा वर्टिकल होता जाएगा वाई एक्सिस के पैरेलल, उतनी ज़्यादा इनइलास्टिसिटी बढ़ती जाएगी, उतना ज़्यादा वो इनइलास्टिक होगा। तो ज़्यादा इलास्टिक हॉरिजॉन्टल और कम इलास्टिक वर्टिकल। एक चीज़ समझ आ गई। अब 2 वर्ड्स यूज होते हैं यहाँ पर, फ्लैटर और स्टेपर। तो जितना ज़्यादा ये फ्लैट होता जा रहा है, ऐसे देखो फ्लैट है ना एकदम, तो ये क्या है, ज़्यादा फ्लैटर है, ये कम फ्लैटर है। ये क्या है? स्टीपर है। 2 वर्ड्स होते हैं, फ्लैटर, एक है आपका स्टीपर। तो ये क्या है, ये ज़्यादा फ्लैटर है D4, ये कम फ्लैटर है, यानी कि स्टीपर है। D1 वाला स्टीपर है, D4 वाला फ्लैटर है। D3 वाला स्टीपर है, D2 वाला फ्लैटर है। मतलब 2 को कंपेयर अगर मैं कर रही हूँ तो D5 स्टीपर है, D4 फ्लैटर है, ठीक है। और आपका यहाँ पे एक और मैं बना दूँ D6, तो ये सबसे ज़्यादा फ्लैटर है, ये सबसे ज़्यादा इलास्टिक है। और D2 की मैं बात करूँ तो D6 के कंपैरिजन में ये स्टीपर है और कम इलास्टिक है, यानी कि इनइलास्टिक है। तो ये कुछ वर्ड्स हैं जो आपको रेगुलरली मतलब आपको मिलेंगे इस चैप्टर में, तो आपको ये सारी चीज़ें याद रखनी है। और इसी के साथ आपका ये टॉपिक ख़त्म होता है। और नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कि जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, इसको क्या क्या फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो इसको भी अफेक्ट करते हैं, तो वो सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो डू गिव इट अ लाइक एंड डो नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।